अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर जो हमारे पास है वो है खतीजा शाह केस के बारे में। खतीजा शाह साहिबा जो हैं उनको 9 मई के अंदर कोर कमांडर हाउस पर हमला करने के ऊपर गिरफ्तार किया गया। आप सब जानते हैं कि बहुत अरसे तक वो रुपोश रहीं, बहुत ज़्यादा उनको पकड़ने के लिए तगोदो की गई, उनकी फैमिली के लोगों को पकड़ा गया, उनके हस्बैंड ने फाइनली उनको आइडेंटिफाई किया, वो वहाँ से भाग के चली गई। और ये चूँकि बहुत बड़ा एक वो था सिस्टम जिसके अंदर था, बहुत ज़्यादा जो ताकतवर लोग थे वो उनको पनाह दे रहे थे। उनकी सिफारिशें करने वाले नाम भी बहुत बड़े बड़े थे। इवन वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी आर्मी चीफ से उनकी सिफारिश करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बन सकी। खैर वो गिरफ़्तार हो गई, उनके ऊपर केस चलाना शुरू हो गया। अब उन्होंने जो है हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ था कि उनकी जो हिरासत है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। तो उसके ऊपर डिटेल जजमेंट आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस बाकर नजवी साहब जो हैं वो उसको हेड कर रहे थे। और जो उन्होंने कहा है उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग जो उनकी ओपिनियन है जजेस की वो है, जजेस ने उसके अंदर बड़ा क्लियरली कहा है कि देखें 9 मई के जो वाक़यात थे उनके अंदर जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखकर गिरफ्तार किया गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो ये कहते पाए जाते हैं कि देखें जी, ये हज़ारों के तादाद में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनको बगैर किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया, बगैर किसी सबूत की गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो ये कह रहा है कि जो तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं वो तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखकर हुई हैं। वीडियो एविडेंस देखा गया, टेलीफोन के ऊपर देखा गया, उनकी फ़ोन की लोकेशन चेक की गई और उसके बाद जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यकीनन उन्होंने जब लाहौर हाई कोर्ट ने इस 29 सफ़े का फैसला जारी किया और उसके अंदर इसको बड़ा क्लियरली जस्टिफाई किया गया है कि जो खतीजा शाह साहिबा हैं उनकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। और जो है अदालत ने ये भी कहा कि हम आपको इस स्टेज पर कोई रिलीफ नहीं दे सकते, आपके खिलाफ एक केस चल रहा है, आपको उस कानूनी कार्रवाई को फेस करना है। अगर आप वहाँ से बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हम इस मौके पर आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जो अदालतें हैं वो यूजुअली ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इन लोगों को लाइटली ले रही हैं, 9 मई के वाक़यात को लाइटली लिया जा रहा है और दंगा और फसाद फैलाने वाले जो लोग हैं उनको आज़ादी से जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन खतीजा शाह वाले केस के अंदर 2 रुकनी बेंच जो है उसने बड़ा क्लियरली ये बात बता दी है, इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार नहीं हुए। और ऑब्वियसली जब किसी के खिलाफ सबूत हैं, मौजूद हैं कि वो इंसाइट कर रहे थे या वो पार्ट थे उस बलवे का जो कि 9 मई को हुआ, पूरे पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में स्पेशली कोर कमांडर हाउस के अंदर हुआ, कैंट के अंदर हुआ, उसके अंदर जो लोग शामिल थे और उन लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना भरपूर तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं मैटर करता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं या बहुत ताकतवर आदमी हैं, आप पाकिस्तान के तमाम अशराफिया को जानते हैं, पाकिस्तान की अशराफिया का पार्ट हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली एक मैसेज दे दिया है जिससे ये है कि जो बाकी जो लोग हैं इस केस इन केसेस के अंदर इन्वॉल्व, जो 9 मई के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी एक प्रेसिडेंट अपसेट हो गया। हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर सबूत मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर आपको गिरफ्तार किया गया है तो अब आपको आज़ादी इतने आराम से नहीं मिल सकती। आज के दिन की दूसरी खबर जो है वो है जनरल बाजवा साहब की हामिद मीर से गुफ्तगू। हामिद मीर साहब ने इसको एक प्रोग्राम के अंदर बताया। इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि बात हुई ऑरेंज लाइन ट्रेन के बारे में। ये वही ऑरेंज लाइन ट्रेन है जो कि 2018 में जब पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो ये ट्रेन जो है ये तकरीबन कंप्लीशन के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से पहले स्टे आया, फिर वो खाली कराया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर स्टे दे दिया और ये इंश्योर किया गया कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर ये सिस्टम जो है या ये प्रोजेक्ट जो है ये चल ना सके और इसके अंदर टाइम लग जाए, डिले हो जाए। और बाद में आकर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने इसका प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इसके बारे में खबर ये है कि हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे खुद कहा कि इस जो सारा प्रोजेक्ट है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, उसके अंदर चाइनीज़ कंपनियों के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वजीर आला थे उन्होंने करप्शन की है, किकबैक लिए हैं। और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि बड़ी हैरानकुन बात है, जनरल बाजवा ने कहा कि 55% के करीब तकरीबन पैसे लगाए गए जबकि 45% पैसे जो है वो खा लिए गए करप्शन में, किकबैक्स के अंदर। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने बाजवा साहब से पूछा कि जनाब अगर ये चीज़ 45% वो खा गए तो 55 रुपए या 55% के अंदर उन्होंने वो चीज़ कैसे बना ली। तो इसका बाजवा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस सारे वाक़े से, सारे किस्से से कम अज़ कम आप लोगों को ये मज़ीद आइडिया हो सकता है, अंदाज़ा हो सकता है कि 2015-16 का जो हाइब्रिड रजीम का तजर्बा शुरू किया गया था जिसके अंदर इमरान खान साहब को एक मसीहा के तौर पर पेश किया गया, उसको सपोर्ट करने के लिए कैसे बोदे और झूठे इल्ज़ामात जो थे वो लगाए गए। और ये इल्ज़ाम
इल्ज़ामात जो हैं ये नीचे से लेकर ऊपर तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खुलकर लगा रही थी, क्योंकि वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब उनके लिए नाकाबिले कबूल थे और वो ये भी चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब को भी अंडर प्रेशर रखा जाए। बाजवा साहब जो हैं वो उस वक्त आर्मी चीफ थे और कुल इख्तियार उनके पास था पाकिस्तान का। और वो बाजवा साहब वैसे भी अब जो हम हाइंडसाइट में अगर देखें तो ये समझ आता है कि बाजवा साहब खुद को एक जनरल के अलावा एक बहुत अरस्तू किस्म का शख्स भी समझते थे, और वो ये समझते थे कि शायद फ़ौजी जो मामलात हैं उनसे ज़्यादा वो दूसरे मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, उसमें गवर्नेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो या इस किस्म की सारी चीज़ें हों। उनके बारे में बाजवा साहब की जो सोच थी वो यही थी कि शायद वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कितना जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त चाइना के ऊपर भी एक ऐसा हमला करने की कोशिश की करप्शन किकबैक्स के इल्ज़ामात लगाकर, जिसके बाद जो चाइनीज़ हैं वो भी 2 कदम पीछे हट गए और पाकिस्तान के अंदर जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स थे उनकी पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो चलना भी बंद हो गए। जो सिविलियंस थे जब तक वो उनके हाथ में सीपेक रहा या उनके अंडर सीपेक रहा, तो आप देख सकते हैं कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल काम किया गया पावर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, ये सारा कुछ। लेकिन बाजवा साहब जो हैं फिर ऑब्वियसली वो मुल्क के उस वक्त कुल इख्तियार रखते थे, तो उनका ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो करप्शन की है वो ऑब्वियसली करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये उसी तरह की करप्शन है जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं सियासतदानों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और बाद में उसके कोई सबूत नहीं मिलते। तो हामिद मीर साहब के लिए तो ये बात हैरानकुन थी, लेकिन अगर आज हम हाइंडसाइट में देखें तो हमारे लिए बात बिल्कुल हैरानकुन नहीं है, क्योंकि बाजवा साहब के दीगर बेवकूफ़ाना फैसलों की तरह ये भी एक बेवकूफ़ाना हरकत थी या सोच थी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 100% जिसके पैसे हों उनमें से 45% पैसे अगर लगाए बगैर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है, ये तो एक खैर। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं था, बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट था, और उसके अंदर अगर 45% की किकबैक ले ली गई होती तो वो तकरीबन $500 मिलियन के करीब बनते। तो शायद बाजवा साहब का बाकी हिसाब किताब की तरह मैथ्स भी कमज़ोर था, जिसकी वजह से वो ये हिसाब किताब नहीं लगा सके। आज के प्रोग्राम की जो आखिरी खबर है वो है पाकिस्तान के अंदर आने वाले इंटरिम सेटअप के बारे में, यानी कि जो निगरान हुकूमत बननी है उसके बारे में। बहुत सारे नाम हर रोज़ नए आ जाते हैं, अब नए नाम गर्दिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि फैसल वाडा साहब बन रहे हैं, कोई कहता है कि मोहसिन बेग साहब का नाम कुराफाल निकल रहा है, उसके अलावा मीडिया टाइकून्स के नाम भी आते रहे। ये खबर भी गर्दिश करती रही कि शायद पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्हीं को तरक्की देकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए निगरान, क्योंकि बहुत सारे फैसले करने हैं निगरान हुकूमतों को। IMF का पैकेज भी मौजूद है। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि जो IMF है उसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर दी है। वो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का इंटरिम चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एक ऐसा शख्स हो जो कि ना सिर्फ टेक्नोक्रेट हो बल्कि फाइनेंस की सूझबूझ रखता हो, और सबसे अहम बात यह है कि IMF की इजाज़त से उसको लगाया जाए। अब क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म IMF का भेजा हुआ आदमी होगा, या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो मिलकर किसी शख्स के ऊपर फैसला कर लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको ये खबर ज़रूर दे सकते हैं कि IMF की तरफ से ये डिमांड है कि टेक्नोक्रेट किस्म का एक वज़ीर आज़म लगाया जाए जो कि फ़ाइनेंशियल मामलात को जानता हो, सूझबूझ रखता हो। तो इस हिसाब से तो किसी इकोनॉमिस्ट के नाम कुराफाल निकलता नज़र आता है। लेकिन क्या ये बात जो है ये IMF को ज़ेब देती है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहाँ फ़ैसले उन्होंने ख़ुद करने होते हैं उनको ये बताए आकर कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा या उनके लिए जो इंटरिम वज़ीर आज़म होगा वो कौन होगा? ये फ़ैसला तो आप लोगों ने करना है कि क्या ये बात जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इवन तो हम उनसे पैसे ले रहे हैं और हम उनके फाइनेंशियल प्रोग्राम के अंदर हैं, लेकिन क्या वो इतना माइक्रो मैनेज कर सकते हैं पाकिस्तान को? ये तो आपके लिए मैं सवाल छोड़ जाता हूँ। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।